हेलो एंड वेलकम ऑल अगेन टू माय शो जिसका नाम है कारोबार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट के बारे में और एक बार फिर से मैं स्वागत करना चाहती हूँ हमारे गेस्ट ऑफ द शो जिनका नाम है तारिक इमाम। वेलकम टू माय शो अगेन मिस्टर तारिक सर। थैंक यू। तारिक इमाम जी सीए है और एलएलबी भी है और इमाम एंड एसोसिएट के मालिक भी है। सो इमाम साहब, आज हम बात करने वाले हैं हमारे तेलंगाना डेवलपमेंट के बारे में, तो उसके बारे में आपकी ज़रा ओपिनियन बताइए मुझे। देखिए, तेलंगाना का डेवलपमेंट काफ़ी फास्ट हो रहा है। आप अगर ऑल ओवर इंडिया का जीडीपी देखते हैं तो आपको मालूम होगा 19 में आपका जीडीपी बहुत कम हो गया था। 2020 में तो कोविड की वजह से बिल्कुल ही ज़ीरो के नीचे चला गया था। अगर आप तेलंगाना का जीडीपी मारेंगे, गूगल पे मारिए तेलंगाना जीडीपी डेवलपमेंट मिलके, आपको करीबन 24% जीडीपी डेवलपमेंट हो रहा है। चाइना जो है नॉर्मली 9% पे डेवलप हुआ, तो इतनी तेजी से डेवलप हुआ चाइना। तो तेलंगाना का 24%, एक साल 14% था, एक साल 24%, तो उतनी तेजी से डेवलप हो रहा है तेलंगाना। अब इसमें क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, हम आगे डिस्कस करेंगे। ये इसके बहुत सारे जोग्राफिकल रीजंस भी है और यहाँ पे जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है, एक तरफा सारे सीट्स एक ही गवर्नमेंट के हैं और ये गवर्नमेंट काफ़ी बिजनेस फ्रेंडली है, इसकी वजह से आपको काफ़ी कंपनीज यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब ये जो प्रोजेक्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है, इसके बारे में अब आगे लेंगे कि क्या 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 चीज़ें हम कर सकते हैं। जी, तो हम बात करने जा रहे हैं तेलंगाना डेवलपमेंट के बारे में। जैसे कि तारिक सर ने बताया है कि बहुत ही तेज़ी रफ्तार से डेवलप हो रहा है हमारा स्टेट तेलंगाना। तो सर मैं स्टेट डेवलपमेंट में जो आता है, जो मेन मुद्दा रहता है हमारे लोगों का, वो रहता है ट्रैफिक। तो आप उसके बारे में क्या बात करना चाहेंगे? क्या आगे तेलंगाना डेवलप कर रहा है जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम बना सके? जी हाँ, देखिए, आप कंपेयर करिए हैदराबाद की ट्रैफिक और बैंगलोर की ट्रैफिक। बैंगलोर की ट्रैफिक लिटरली आपको घंटों लग जाते हैं ट्रैफिक में। आप एक एक सिग्नल पे जब रुकते हैं तो मेरे क्लाइंट ने कहा वो गाड़ी रोक के जाके उसका दोस्त जाके कॉफी लेकर वापस आया तो सेम सिग्नल पे ठहरे हुए थे वो लोग। मतलब अब उतना टाइम लग रहा है एक एक सिग्नल पे, क्योंकि वहां पे उस तरीके का दूरअंदेशी से काम नहीं लिया गया। तेलंगाना में आप देखिए, अगर आप सॉफ्टवेयर एरियाज में चले जाइए जो कि अभी न्यूली डेवलप हो रहे हैं, तो ये तमाम एरियाज जो है आपको बहुत फास्ट मूविंग रहेंगे। सिर्फ एक दो जगह पे है सिग्नल जहां पे आपको जरा ठहरना पड़ेगा, काफी वो होगा। तो ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ती है सॉफ्टवेयर की वजह से, क्योंकि लोग जॉब्स के लिए आते हैं। तो अब ये जो इंटेलिजेंट मैनेजमेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, तो इसकी डेडलाइन 31 मई दी गई है ये साल की। तो इसमें क्या कर रहे हैं कि ओवरऑल पूरे आपको एक ओवरऑल व्यू लेंगे कि ये एरिया में कितना ट्रैफिक है। आप देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग सिग्नल पे ठहरे होते हैं, कोई बाजू से कोई दूसरा सिग्नल जाता ही नहीं, हमें रेड लाइट रहती है। तो ये लोग क्या चाह रहे हैं कि अब आप जब दूसरे सामने वाले की जो सिग्नल है, अगर वहां पे कोई ट्रैफिक नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपको ग्रीन आ जाना चाहिए। तो ये कंप्यूटर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस करके इसको ओवरऑल ट्रैफिक स्टडी करके इंटेलिजेंट मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इसको पूरे सिटी को ट्रैफिक में आपके सिग्नल्स को इंटेलिजेंट मैनेजमेंट सिस्टम में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो उससे आपको क्या होगा कि अननेसेसरी जो आप बात सिग्नल्स के ऊपर ऐसा होता है, लंबी ट्रैफिक है मगर दो मिनट में बंद हो जा रहा है, आज 20 सेकंड में बंद हो जा रहा है, मगर पूरा आपका क्लियर ही नहीं हो सक रहा है, तो वहाँ ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं। तो उस तरीके का जो है उसको आप और इंटेलिजेंट करते जाएंगे, उसकी जो है सेंसर्स लगा के आप जो है कितनी ट्रैफिक है वो हिसाब से छोड़ा जाएगा। कैसा होता है कि आप एक सिग्नल है आगे, एक किलोमीटर आगे और एक सिग्नल 1 किलोमीटर पहले, आप एक जगह रुक गए हैं, दूसरी जगह आपको क्लियर मिलना चाहिए। आप हर सिग्नल पे रुकने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उसको जो है आप इंटेलिजेंट मैनेजमेंट सिस्टम सिग्नल सिस्टम के हिसाब से आप उसको प्लान कर सकते हैं कि भाई अगर आप नागार्जुना सर्कल से मासाब टैंक से लकड़ी का पुल जा रहे हैं तो आपको कई सिग्नल मिलते हैं। आपको हर सिग्नल के ऊपर आपको कितनी देर वेट करना है, आपको फ्री लेफ्ट दिया गया है। तो ये पूरा ओवरऑल स्टडी करके आपके सिग्नल्स का मैनेजमेंट होगा। जी, तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि तेलंगाना गवर्नमेंट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके सिग्नल मैनेजमेंट करना चाह रही है। तो फिर भी सिग्नल्स रहेंगे या फिर सिग्नल्स फ्री सिटी बनने वाला है तेलंगाना? जी देखिए, तेलंगाना का फाइनल जो गोल है कि ये कंप्लीटली सिग्नल फ्री सिटी हो जाए। मतलब अगर आप सिग्नल्स ही नहीं रहेंगे तो ट्रैफिक रुकेगी नहीं। अब आप देखिए, कहीं भी सिग्नल होता है तो ही ट्रैफिक रुकती है। टोली चौकी का ये चौरस्ता ले लीजिए,
पहले कितना मुश्किल होती थी, कितनी ट्रैफिक जमा हो जाती थी। अब सडनली क्या हो रहा है, आपको वो फ्लाईओवर आ गए तो ऑटोमेटिकली आप सीधा उड़ के चले जा रहे हैं दूसरी तरफ। अब फिर वहां से आप रायदुर्ग के ऊपर से पूरा फ्लाईओवर आ गए हैं, आप विद इन मिनट्स जो है आप खाजागुड़ा एरिया पहुंच जा रहे हैं जी। तो ये जो सिस्टम बन रहे हैं फ्लाईओवर्स जगह जगह रख के, और आपको यू टर्न्स दिया जा रहा है कि आप भाई डायरेक्टली जाके अगर ट्रैफिक को काटते हैं तो डेफिनेटली फिर रुक जाएंगे। हर गली में से निकल रहा है आदमी, एक ट्रैफिक को काट रहा है, फिर दूसरी गली में से निकल रहा है, वो ट्रैफिक काट रहा है, तो सीधा जो जाने वाला बंदा है उसको कभी सीधा सिग्नल मिलेगा ही नहीं, सीधा सीधा स्ट्रेट जाने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसीलिए यू टर्न्स दिए गए टाइम टू टाइम, जो है आपको आगे जाके यू टर्न लेना है। थोड़ी इनकन्वीनियंस शुरू में दिखी, मगर आप यूज्ड टू हो गए सब लोग यू टर्न से। तो यू टर्न से होता क्या, आपको जो स्टॉपेज है वो स्टॉपेज रुक जाता है जी। और ये क्या होता है, आपको बड़े जो सर्कल्स दिए गए उससे भी आप सिग्नल्स को एलिमिनेट करते हैं। क्या कि एक बड़ा सर्कल है तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक जो है टर्न हो जाते हैं, मिक्स होके फिर राइट को ले लेके दूसरे, हाँ फिर आप एग्जिट ले लेते हैं। तो उस तरीके के पूरे सिस्टम्स बना के पूरे सिटी को सिग्नल फ्री, नो सिग्नल, आप जाएंगे तो कहीं भी सिग्नल नहीं मिलेगा। ये मैं जो है जब सिंगापुर गया था 15-20 साल पहले, जब चैंगी हाईवे ऐसे ही बनाए थे, जो एयरपोर्ट्स चैंगी एयरपोर्ट से जाने का था, तो कहीं पे भी सिग्नल नहीं मिला। इतना जबरदस्त लगा था वो पहली बार के भाई कहीं रुके बगैर आप सिटी पहुंच गए और कहीं सिग्नल नहीं मिला आपको जी। तो अब यहाँ पे भी वो सिस्टम चल रहा है। अगर आप सोच के देखें तो कई जगहों के सिग्नल गायब हो गए जी। तो अब ये जो है सब जगह आएगा, मगर इसके लिए टाइम लगेगा, आपको फ्लाईओवर बनने के लिए टाइम लगता है। तो तब तक भी ट्रैफिक को करने के लिए इंटेलिजेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करें, उसके बाद में फिर उसको कंप्लीटली सिग्नल फ्री कर देंगे जी। तारिक सर, आपने सिंगापुर एयरपोर्ट की बात करी थी जी। हम बात करते हैं तेलंगाना के एयरपोर्ट की। तो हमारे तेलंगाना एयरपोर्ट के लिए हमारे फुटओवर ब्रिजेस जो बनने वाले हैं और शायद मेट्रो स्टेशन आने वाला है इसके लिए, तो उसके स्टॉपेजेस कैसे होंगे और कितना टाइम लगेगा आपको मिनिमम? अब देखिए, आप मेट्रो हर सिटी में, जब दिल्ली चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए या बॉम्बे चले जाइए, हर सिटी में मेट्रो की कनेक्टिविटी एयरपोर्ट से है जी। सिर्फ हैदराबाद का एयरपोर्ट ऐसा है जो मेट्रो ट्रेन कनेक्ट नहीं करती है जी। तो अब ये सैंक्शन हो गया है बाज़ाब्ता कि आपको मेट्रो का स्टेशन, मेट्रो की पूरी लाइन जाएगी एयरपोर्ट तक। कहाँ से जाएगी? रायदुर्ग से स्टार्ट होगी और एयरपोर्ट तक जाएगी। वो मेट्रो आके फिर रेगुलर मेट्रो में कनेक्ट हो जाएगी अपने। तो उससे क्या होगा कि आपको, अगर आप एयरपोर्ट के पास से उतरते हैं तो आप डायरेक्ट मेट्रो की लाइन में अंडरग्राउंड चले जाएंगे या ओवरहेड जो भी आप लोग फिक्स करेंगे उस तरह से आप चले जाएंगे। उसके बाद से आपको सिर्फ 4 स्टॉप दिए गए, क्योंकि एयरपोर्ट से आपको जल्दी आना रहता है जी। जब भी कोई मुसाफिर उतरता है तो उसे एयरपोर्ट से जल्दी आना था या वापस जब जाना है तो भी, तो सुबह स्टॉप्स कम देते कोई भी सिटी में। आप दिल्ली की मेट्रो भी देख लिया, अगर एयरपोर्ट से जा रही है तो सिटी पे स्टॉप्स कम रहेंगे सिटी पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे भी सिर्फ 4 स्टॉप दिए गए हैं। एक तो शमशाबाद पे एक स्टॉप है, दूसरा जो है आपको बुधवेल के पास स्टॉप। बुधवेल तो आप जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से बाहर निकल के ORR को टच कर दें, ये पूरा ORR से टच होते हुए जा रही है। वो गच्चीबोली के ORR से टच होते हुए आपको एयरपोर्ट को टच करेगी, एग्जैक्टली कनेक्ट होगी। तो ORR को टच होते हुए ये जाएगी, बुधवेल पे एक होगा स्टॉप, फिर ये अप्पा जंक्शन जो है, जो बोलते हैं ना मोइनाबाद को जो क्रॉस करता है, अप्पा जंक्शन पे और एक स्टॉप रहेगा, फिर एक नारसिंगी पे स्टॉप देंगे, फिर एक फाइनल जो है आपको रायदुर्ग के ऊपर स्टॉप रहेगा जी। तो ये स्टॉप्स के पास रुकेंगे। अब ये जब स्टॉप्स आपको आ जाएंगे, अगर आपका घर वो स्टॉप्स के करीब है तो इसका मतलब आप शहर के बहुत करीब हैं, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली मेट्रो पे बैठेंगे तो आप शहर में कहीं भी उतर जा सकते हैं। आप हार्ट ऑफ द सिटी आ सकते हैं या दूसरे पार्ट ऑफ द सिटी भी जा सकते हैं जी। तो वो बहुत आसानी हो जाएगी। तो ऑटोमेटिकली वो एरिया जो है काफ़ी डेवलप हो जाएगा जी। आपने बात की तारिक साहब स्टॉपेजेस की जो एयरपोर्ट तक कनेक्ट करती है, जिसपे बीच में आपने बात छेड़ी है मोइनाबाद की। मोइनाबाद इज़ अ वेरी बिगर पार्ट ऑफ तेलंगाना, आई कुड से अ मेजर मेजॉरिटी पार्ट। तो मोइनाबाद में उसका जो हाईवे है, उनके बाईपास के थोड़े डिटेल्स अगर आप दे सके तो। जी देखिए, ये अप्पा जंक्शन से मन्नागुड़े तक एक नेशनल हाईवे डेवलप हो रही है। ऑलरेडी सैंक्शन भी हो गया है, फाइनल जो सप्लायर है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, वो भी फाइनल हो गया है, तो पैसे भी सैंक्शन हो गए हैं। तो बिल्कुल फाइनल स्टेज के ऊपर है। झाड़ों का कुछ इशू था, वो भी पूरा फाइनल हो गया है कि झाड़ों को रीलोकेट किया जाएगा और नए झाड़ों को लगाया जाएगा। वो भी राइटिंग में गवर्नमेंट ने दे दी है कोर्ट को। तो ये सारे ओके हो गए हैं, अब सिर्फ शुरू होना है काम। और ये हाईवे 200 फीट का रहेगा और ये बहुत
मतलब आपको 4 लेन, 2 लेन जाने के 2 लेन आने के हो जाएंगे, बीच में से डिवाइडर रहेगा, साइडों से भी आपको कोई बीच में क्रॉस नहीं करना करके आपको रेलिंग रहेगी साइडों से, और ये आपको गाड़ियाँ फास्ट जा सकती हैं, मतलब आप अप्पा जंक्शन से मोइनाबाद विद इन मिनट्स पहुंच जाएंगे आप जी। तो वो स्पीड हो जाएगी। अब मोइनाबाद पे क्या होता है, मोइनाबाद और चवेल्ला ये 2 गांव हैं जो क्रॉस करने पड़ते हैं इस हाईवे को, तो ये लोग क्या करेंगे कि भाई ये फिर आप आ गए पूरे मलियों के बीच में से जाएंगे आप, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर से लोग क्रॉस करेंगे, आपका स्पीड खराब हो जाएगी। ये नेशनल हाईवे है, तो इसको बाईपास ले रहे हैं, मतलब सिटी को क्रॉस करके, ये सिटी है तो इसको क्रॉस करके लिया जा रहा है। तो यहाँ से आपको गुरुकुल के पास से आगे से लेफ्ट ले लेंगे, लेके आपको मुर्तुजागुड़े से पहले कट होके मोइनाबाद के पीछे से जाएगा जी, पीछे से जाके वापस मेन हाईवे पे वो कनेक्ट हो जाएगी। सेम वे वो जो है आपको चवेल्ले से थोड़ा पहले कंदवाड़ा करके जगह है, वहां से लेफ्ट होके और आगे चवेल्ले के आगे एक मॉडल कॉलोनी है, वो मॉडल कॉलोनी के पास से वापस फिर कनेक्ट होगा। तो मोइनाबाद के लेफ्ट से जाएगा, चवेल्ले के भी लेफ्ट से जाके वो बाईपास कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये 2 मेजर सिटीज जो मेजर टाउन एरियाज जो कनेक्ट होते हैं, दोनों के बाईपास किया जा रहा है, ये प्लान हो रहा है जी। और काफी हद तक आगे भी बढ़ चुकी है बात इसको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इमाम साहब डिटेल्स के लिए। और मैं बात करना चाहूँगी, अगर हम बात कर रहे हैं तेलंगाना डेवलपमेंट की, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी तेलंगाना गवर्नमेंट ने कुछ बुलेट ट्रेन्स के बारे में कुछ सोचा है? जी देखिए, ये बुलेट ट्रेन जो है तेलंगाना गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते हैं, ये जो है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से सैंक्शन होता है, और ये जापान की गवर्नमेंट बना के दे रही है इंडिया को। अब ये वो भी ईजी इंस्टॉलमेंट स्कीम में इंटरेस्ट बिल्कुल नॉमिनल रख के लोग बना रहे हैं। तो ऐसे 7 बुलेट ट्रेन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट बुलेट ट्रेन अभी बॉम्बे से गुजरात के बीच में डाल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है वो दोनों सिटीज़ की। तो वो क्योंकि गुजरात और बॉम्बे और पहले एक ही शहर थे, वो एक ही स्टेट थे, वो बाद में डिवाइड हुए, तो उन लोगों के बीच में आपस में काफ़ी लोगों का मूवमेंट होता है, तो उसके लिए बुलेट ट्रेन डाल रहे हैं। अभी उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में आपको मालूम है एक लैंड एक्वायर करने में या कुछ करने में प्रॉब्लम्स आते हैं, रिलीजियस प्लेसेस, वो सब का वो रखे। और बुलेट ट्रेन क्या है, आपको ये बहुत हाई स्पीड जाते हैं, ये 320 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड से जाते हैं, 320 किलोमीटर, और ऑलमोस्ट एवरी 100 किलोमीटर्स पे एक उसका स्टॉप होता है। तब ये जो ट्रेन हैदराबाद से बॉम्बे का प्रपोजल है, ये आपको फर्स्ट स्टेशन जो आपको चढ़ने का रहेगा, वो स्टेशन रहेगा आपको पटानचेरू के आगे मुतंगी के करीब में, वहाँ पे ये जो है आपको नागुलापल्ली बोल के एक एरिया है, मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ से स्टार्ट होगी वो। तो ये ट्रेन आप वहाँ पे आप जब चढ़ेंगे वो ट्रेन में, तो आप विद इन 3 आवर्स बॉम्बे में रहेंगे। तो ऐसे आपको जो स्टॉप्स आ रहे हैं बॉम्बे के बाद या हैदराबाद के बाद में ज़हीराबाद और वखाराबाद के बीच में कुछ टग ऑफ वॉर है, उसके बीच में कुछ आएगा एक स्टेशन, तो उसके आगे फिर गुलबर्गे से जाएगी है, तो फिर जो है आपको आगे जो पूना वगैरह टच होते हुए चले जाएंगे। तो ये फास्ट ट्रेन जब बॉम्बे से कनेक्ट होगी तो आपके काफ़ी बिजनेस ट्रेड आपको करीब हो जाएगा। फिर एक वेस्टर्न जो नेवल वो आपको सी का एरिया है, सी पोर्ट, वो भी अपने को 3 घंटे के अंदर अंदर कनेक्ट हो जाएगा। तो वो बहुत फ़र्क पड़ेगा अगर बुलेट ट्रेन यहाँ पे आती है तो ये भी काफ़ी हद तक फाइनल होके है कॉन्सेप्ट। और ये मगर अभी एक्विजिशन स्टार्ट नहीं हुआ, मार्किंग शुरू करें हैं, पिलर्स कहाँ आएंगे उसकी मार्किंग थोड़े एरियाज में ज़हीराबाद पे शुरू किया गया है। तो अब उसको अभी फिर से उसको थोड़ा रियलाइन कर रहे हैं लोग, तो रियलाइन करने बाद फिर फ्रेश मार्किंग देंगे, तब वो फ्रेश मार्किंग के हिसाब से फिर स्टार्ट होगा। जी तारिक साहब, तो मैं आपसे आगे और पूछना चाहती हूँ, जैसे कि हम सब जानते हैं हैदराबाद बेसिकली जो तेलंगाना में है वो बहुत ही आईटी हब बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे बनता जा रहा है, और जैसे कि हमने सुना था कि गूगल भी अपना बड़ा ऑफिस खोल रहा है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि आईटी हब या आईटी पार्क से रिलेटेड और कितना डेवलपमेंट हो सकता है तेलंगाना में? देखिए बहुत सारे आईटी पार्क्स प्रपोज हुए हैं, और जो इंडस्ट्रियल एरियाज अराउंड ORR है, 7 इंडस्ट्रियल एरियाज को वो किया गया था कि आप जैसा जहाँ पे फैक्ट्रीज थे, अब गवर्नमेंट चाह रही है कि ये फैक्ट्रीज दूर चले जाएं, तो लोग दूर हटा के ये इंडस्ट्रियल एरियाज को ये लोग आईटी पार्क्स बनाना चाह रहे हैं। तो ये तमाम इंडस्ट्रियल एरियाज को ऑटोमेटिक इन्होंने ये कहा कि अगर आप आईटी पार्क बनाते हैं तो हम आपको इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस में बेनिफिट देंगे, दूसरे चार्जेस में आपको टैक्सेस में बेनिफिट मिलेगा। तो आप
आपकी जो इंडस्ट्री है उसको आईटी शेड में कन्वर्ट कर लें या वहाँ पे इसको तोड़ के आईटी पार्क बना लें, तो वो प्रमोट कर रहे हैं वो लोग। तो ये ऐसे 7 इंडस्ट्रियल एरियाज है तमाम, ये सब जगहों पे प्रमोशन गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल प्रमोशन हो रहा है कि आपको इसको आईटी पार्क बना दें। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। देखते रहिए मुनसिफ टीवी। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे तेलंगाना डेवलपमेंट के बारे में। तो तारिक साहब, मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ, जो निम्स है आप उसके बारे में आपको पता ही होगा, जो जहीराबाद में ऑलरेडी प्रपोज हो चुका है, तो उससे हमारे तेलंगाना में कैसे डेवलपमेंट होगी? जी देखिए, ये निम्स जो प्रोजेक्ट है, नेशनल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग जोन, ये जो है सिर्फ 4 बने अभी हैदराबाद पूरे इंडिया में। तो ये बहुत हज़ारों एकड़ के ऊपर गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिए हैं, ख़रीद लिए हैं, पूरा उसको डीमार्केट हो गया है और इसका डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट वेबसाइट के ऊपर अपलोड भी हो गई है निम्स की, जहीराबाद की। तो ये इंडस्ट्रियल एरिया बहुत बड़ा आएगा, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया आएगा और ये इंडस्ट्रियल हब के जैसा बनाएंगे, क्लस्टर बनाएंगे और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज उसमें आने वाली है और तो काफ़ी जॉब्स जनरेट होंगे उसके अंदर। और ये जो निम्स एरिया है, इसमें रिसेंटली पिछले हफ्ते इसको एनवायरनमेंट वो भी ओवर ओके हो गया है। मतलब आपको क्या रहता है कि एनवायरनमेंट एरिया आपका क्या ख़राब होता है, क्या होता है, उसके लिए काफ़ी टाइम लगता है। ये सेंटर से आपको प्रपोजल ओके होके आना रहता है, तो वो भी ओके होके आ गया है पिछले हफ्ते ही। तो अब जब एक बार एनवायरनमेंट ओके हो गया बाद में इसके अंदर अभी नो गोइंग बैक रहेगा। तो इसमें और काफ़ी चीज़ें नई नई आने वाली है और इसके अंदर जो है काफ़ी इलेक्ट्रिक कार्स की भी कंपनी आ रही है वहाँ पे और बहुत सारे कंपनी इससे आने वाले हैं उसके अंदर। जी ओके, ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि तेलंगाना में और भी जॉब्स जनरेट होंगे थ्रू मल्टीपल कंपनीज कमिंग अप इन द स्टेट। और मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, अभी जो नागार्जुना सागर से ट्रेन स्टार्ट हो रही है, तो उसका प्रपोजल क्या है? जी देखिए, ये भी एक नागार्जुना सागर एरिया से हम लोग कभी भी जाते थे, बचपन में भी गए हैं। तो ये कभी भी जो है एक रिमोट एरिया कहलाया जाता है, काफ़ी अंडर डेवलप्ड एरिया है वो पूरा रास्ता। तो इसको अब ट्रेन से कनेक्टिविटी दी जा रही है ताकि नागार्जुना सागर और हैदराबाद के बीच में जो भी एरिया है, ये तमाम एरियाज़ को जब ट्रेन आ जाएगी तो आपको लोग जाके रहना भी पसंद करेंगे, फैक्ट्रीज वाले अपनी फैक्ट्रीज डालेंगे, क्योंकि आप ट्रेन के रेलवे नेटवर्क के थ्रू ही आप आपके गुड्स, आपका जो सामान है आप भिजा सकते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज कुछ आपको नहीं मिलते हैं वो आप मंगा सकते हैं। तो ये जो है आपकी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगी ट्रेन जब आ जाएगी, तो ऑटोमेटिक वो एरिया आपको डेवलप होना शुरू हो जाएगा। देखिए, आप एक फैक्ट्री डालते हैं तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, मटेरियल मिलेगा कहीं नॉर्थ में, समझिए झारखंड में मिलेगा। आपको ट्रेन कनेक्टिविटी नहीं है तो आपको लॉरी से मंगाने में डीजल कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है जी। तो इसके लिए अगर आपको मालगाड़ी आती है तो ऑटोमेटिक आपको कॉस्ट कम हो जाएगी, तो आप आराम से लगा सकेंगे आपकी फैक्ट्री, आप प्रमोट कर, वो एरिया प्रमोट होगा। जब फैक्ट्री लगेगी तो और नए लोग जॉब्स के लिए वहाँ पे आएंगे, बसेंगे और एरिया डेवलप होगा। तारिक साहब, वो चंदन वैली इंडस्ट्रियल एरिया जो है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए, चंदन वैली में डेटा सेंटर का एक हब बन रहा है। क्या हो रहा है, डेटा सेंटर होता क्या है? देखिए, हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग डाउनलोड करते हैं तो ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर में रखना पड़ता है, सर्वर्स में रखना पड़ता है। तो ये इतने सारे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ये जो है कंप्यूटर्स हैं, तो ये वर्ल्ड वाइड आपको जितना भी डेटा अपलोड होता है तो हज़ारों लाखों कंप्यूटर्स में रखना पड़ता है। तो ये रखने के लिए, ये सर्वर्स को होल्ड करने के लिए डेटा सेंटर्स बनाए जाते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहती हैं, उसके अंदर पूरा एयर कंडीशनड बिल्डिंग्स में पूरा, आप कभी देखे होंगे कि आप फिजिकली तो हम नहीं देख सकते वैसे डेटा सेंटर्स, मगर कभी यूट्यूब पे या कभी ऑनलाइन देखे होंगे ये डेटा सेंटर्स, ऐसा खाली स्टैक्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, ऐसे अलमारियों की तरह ये कंप्यूटर्स दोनों तरफ से रहेंगे आपको और कई किलोमीटर तक जाते रहेंगे ये डेटा सेंटर। तो ऐसे सेंटर्स अमेज़न बना रहा है, दूसरे माइक्रोसॉफ्ट बना रहा है, सारे जने अपने कंप्यूटर्स के डेटा सेंटर्स यहाँ पे लेके आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपको एक तो फ्रेंडली गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट जो है बहुत इजीली आपको अप्रूवल्स देती है, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये 1 महीने में आपको सारे अप्रूवल मिल जाएंगे। तो अमेज़न कई हज़ार करोड़ यहाँ पे डाल रहे हैं, करीबन 10,000 करोड़ का यहाँ पे तेलंगाना में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो लोग।
फिर जो है 15,000 करोड़ का माइक्रोसॉफ्ट कर रहा है डेटा सेंटर्स में, तो उतने सारे आएंगे। तो इतने सारे कंप्यूटर्स को हमेशा ऑन रहना पड़ता है। आपका ये नहीं बोल सकते कि भाई गूगल नहीं चल रहा था 15 मिनट के लिए, नहीं बोल सकते, या आपका जीमेल नहीं चल रहा था, तो उसके लिए आपको कई इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी वो मेंटेन करने के लिए। तो इतना सारा जॉब क्रिएशन होगा वो एरिया में। ये जो आपको चवेड़ले से आगे जाके लेफ्ट जाना है, वहां पे है ये चंदन वैली एरिया। तो यहाँ पे बहुत बड़े, आप अभी भी जाएंगे तो आप देखेंगे ये जो जंगल टाइप एरिया था या वीरान एरिया था, सडनली आपको बड़े बड़े रोड्स पड़े हुए मिलेंगे। और जो तरीके से वो लोग अंदर बना रहे हैं, अगर आप जाएंगे तो समझ में नहीं आएगा कि भाई ये मैं हैदराबाद में हूँ या कहाँ हूँ। तो उतना अच्छा डेवलपमेंट ऑलरेडी शुरू कर दिए हैं। और उनका जब सक्सेस अमेजोन का हुआ है तो उसको देख के माइक्रोसॉफ्ट भी आ गया है, अब गूगल भी अपना शुरू कर रहे हैं। तो गूगल तो यहाँ पे भी सेंटर डाले हैं, इनोवेट मॉल के सामने उन्होंने बड़ा सेंटर इनॉग्रेट किया अभी रिसेंटली। तो ये तमाम एरियाज तेजी से सॉफ्टवेयर वाले यहाँ पे तेलंगाना को ऑप्ट कर रहे हैं। जी तारिक साहब, तो क्या शाबाद इंडस्ट्रियल एरिया भी इससे रिलेटेड है? जी देखिए, शाबाद में क्या कर रहे हैं कि हार्डवेयर, आपको वेल्सपन की बड़ी फैक्ट्री आ गई है। अब पहले जो वेल्सपन की फैक्ट्री आने से पहले वहाँ पे ज़मीन का रेट सिर्फ 3 लाख रुपए एकड़ था। जैसा फैक्ट्री बनना शुरू हुई 50 लाख रुपए एकड़ हो गया। अभी फैक्ट्री के सामने आपको 6 करोड़ रुपए एकड़ में जमीन हो गई है। और आजू बाजू भी दूसरे फैक्ट्रीज वाले जमीन लेना शुरू किए, क्योंकि वहां पे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त कनेक्ट कर दिए हैं। एयरपोर्ट से तेजी से आप पहुंच सकते हैं, वैसे रोड बड़ी डबल रोड बना दिए हैं। तो ऑटोमेटिकली जो है क्या होता है, अगर आपको कनेक्टिविटी अच्छी है, आपको फिर जो है 24 आवर्स आपको इलेक्ट्रिसिटी तेलंगाना में मिलती है। अब लास्ट वीक इतना शॉर्टेज ऑल ओवर इंडिया हुआ, लोग अंधेरे में बैठे हुए थे, मगर तेलंगाना में आपको कभी कनेक्टिविटी प्रॉब्लम नहीं हुआ इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये चीज़ ज़रूरी होती है फैक्ट्रीज के लिए। अगर आप देखिए, अगर आप एक आयरन ओर की फैक्ट्री डालते हैं, मतलब आप उसको भट्टी में गर्म कर रहे हैं आयरन को, वो आयरन गर्म होकर लिक्विड बन गया पूरा जी। तो वो लिक्विड बनने के बाद में अब आप उसको मोल्ड में डालना था, लेट चले गए, वो पूरा आपको हंडी के अंदर ही वो हॉट सॉलिडिफाई हो जाता है जी। और ये फिजिकली हमारे को हुआ सो है ये प्रॉब्लम कि भाई आप फैक्ट्री डाल दिए कि भाई फलाना एरिया में जाइए, वहां पे आपको टैक्स बेनिफिट है। टैक्स बेनिफिट लेके करेंगे क्या जब तक आपके इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है जी। आपकी फैक्ट्री चलेगी कैसा? तो पूरी सारी हंडी का फिजिकल पूरा अंदर ही अंदर पूरा जमा हो जाएगा, पूरा लोहा। तो हंडी और ये लोहा मिलके एक पूरा बन जाएगा, उसको खाली कर, उसको ठीक कैसा करेंगे आप? तो ऐसा अगर आपको दिन में अगर 15-20 बार लाइट चली जाती है तो आपकी फैक्ट्री चलेगी कैसा जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली चीज तेलंगाना में हमने ये जो या गवर्नमेंट ने क्या किया, पहले इलेक्ट्रिसिटी के लिए इन्होंने बेनिफिट उठाया कि इलेक्ट्रिसिटी को पहले सिक्योर कर लें, प्रायोरिटी दें जी। तो इसमें होशियारी क्या किए थे कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने, केसीआर ने, कि सिंगरेनी कॉलेरीज के सारे शेयर्स खरीद लिए। देखिए सारे शेयर्स यहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड थे, तो कोल माइंस जो रहते हैं उससे ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है जी। तो कोल माइंस के सारे शेयर्स खरीद लिए। शेयर्स खरीदने से क्या हुआ, हमारे गवर्नमेंट के पास ही सारे कोल माइंस का कंट्रोल आ गया। तो हमारे को जब लाइट नहीं देंगे तो हम आपको कोयला नहीं देंगे जी। तो ऑटोमेटिक जो है अपने पास इलेक्ट्रिसिटी आना शुरू हुई। फिर आपको कई एरियाज ऐसे थे, झारखंड वगैरह में इलेक्ट्रिसिटी एक्स्ट्रा थी क्योंकि वहां पे वाटरफॉल्स अच्छे होते हैं जी। तो वहां से लाइंस नहीं आ रहे थे, तो खास तौर पे स्पेशल हाई पावर लाइन लाके यहाँ पे डाले जी। फिर ये जो हाई पावर लाइंस होते हैं उसके बारे में बोलना चाह रहा था। सिटी के बीच में से हाई पावर लाइंस जा रहे हैं, कई बार ऐसा होता है इलेक्ट्रिसिटी का एक्सीडेंट हो जाता है। तो अभी तेलंगाना गवर्नमेंट क्या कर रही है कि अंडरग्राउंड कर दे रहे हैं पूरा, ये हाई पावर लाइन सिटी के अंदर अंडरग्राउंड हो जाएगा पूरा। तो आपको ये हाई टेंशन के जो बड़े वायर्स दिखते हैं वो खत्म हो जाएंगे देखना, तो ये पूरा अंडरग्राउंड हो जाएगा जी। तो ये तो अब आप शाबाद एरिया का अगर आप अभी भी जाके देखेंगे तो काफी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काफी जो है कंस्ट्रक्शन एरिया वर्कर्स वहां पे है। तो ये चीज गच्चीबोली में थी पहले, जो देखते थे हम एक ह्यूज कंस्ट्रक्शन चलता था। तो अब देखिए आप गच्चीबोली गए तो ऐसा दिख रहा है क्योंकि अमेरिकन कंट्री में आ गए, कोई दूसरे कंट्री में आ गए जी। तो आपने फैक्ट्रीज की बात करी तारिक साहब, तो हमारे जो सीतारामपुर में फैक्ट्रीज आ रहे हैं जी, तो उससे हमारे लोगों को कैसे जॉब्स मिलेंगे? जी देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का अभी बहुत तेजी से चल रहा है सिस्टम। अब सीतारामपुर में टाटा वाले
अपनी जो अब हम देखते हैं टाटा की इलेक्ट्रिक व्हीकल, टाटा वाले अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल का पूरा प्लांट डाल रहे हैं वहाँ पे, और जब टाटा आ जाएगा तो दूसरे इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले भी सोच रहे हैं कि हम वहाँ पे डालना, दूसरे जनों ने भी अभी MOU साइन करना शुरू किया है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक वो आ रहा है, क्योंकि अब देखिए रेवोल्यूशन आ रहा है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे इंडिया वाले भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाना चाह रहे हैं। चाइना में इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत तेजी से बनते हैं, तो अभी सब लोग ये देख रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेफ इलेक्ट्रिक व्हीकल होनी चाहिए। तो टाटा जैसी कंपनी जब हमारे पास आ गई है, क्योंकि देखिए नैनो एक ज़माने में हमने सोचा था, सुना था कि भाई गुजरात चली गई, पहले वेस्ट बंगाल में थी, बाद में गुजरात चली, अब हर कंपनी तेलंगाना में आना चाह रही है जी। तो अब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट टाटा वाले कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे सीतारामपुर एरिया में लेके आ रहे हैं। तो अब आप जब आ जाएगा तो वहाँ पे आपको जॉब जनरेशन भी होगा, करीब में वो लोग क्वार्टर्स भी लेंगे, लोग जो है करीब में फ्लैट्स वगैरह भी प्रीफर करेंगे या विलास प्रीफर करेंगे। तो बेसिकली रेसिडेंशियल एरियाज और वर्किंग एरियाज पूरे बन जाएंगे। जी हाँ, रेसिडेंशियल एरियाज भी करीब में डिफाइंड है, तो वो डिफाइंड एरियाज में आप रेसिडेंशियल कर सकते हैं, दूसरा इंडस्ट्रियल एरिया रहे। तारिक साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये फार्मा सिटी का जो कॉन्सेप्ट लाया है तेलंगाना गवर्नमेंट ने, तो ये कहाँ पर आ रहा है तेलंगाना में? जी देखिए, फार्मा का कैसा है, हैदराबाद फार्मा का हब है, मतलब यहाँ से ही सारा फार्मा बनता है। आप जो दुनिया का 33% फार्मा का जो प्रोडक्शन होता है सिर्फ हैदराबाद से होता है जी, पूरी वर्ल्ड का। वो बड़ी चीज़ है, मतलब चाइना सब मिला के 33% हैदराबाद से होता है। तो हैदराबाद अब तक क्या था कि फार्मा के जो एरियाज थे वहाँ पे रोड टूटी फूटी, जाने के लिए आप गढ़ों में से जाना, और जो है आप एक फार्मा की फैक्ट्री डालिए, एक सीरीज फैक्ट्री थी, हम बचपन में जाते थे, तो वो दिसू नगर के करीब आ गए। वो आते ही लोगों को ये हो गया भाई ये फार्मा से पोल्यूशन हो रहा है, हमारे को छाले आ रहे हैं या तबीयतें ख़राब हो रही हैं। तो फार्मा वालों को हमेशा से प्रॉब्लम रहा है। फिर जो है आपको थोड़े फार्मा एरियाज़ इधर कोतुर के पास आए हैं, थोड़े जो है उधर डिंडीगल के साइड में फार्मा कंपनीज ली फार्मा वगैरह डालें, तो ये सब ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड थे और प्राइवेटली वो लोग कर ले रहे थे जी। थोड़ा सा इंडस्ट्रियल जोन्स भी ऐसे छोटे मोटे इंडस्ट्रियल जोन्स रहते डेडिकेटेड नहीं थे। अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि एक श्रीसैलम हाईवे पे और ये नागार्जुन हाईवे के बीच का एरिया है बहुत बड़ा, हज़ारों एकड़, उसमें जो है पूरा एरिया गवर्नमेंट की लैंड्स थे, गवर्नमेंट ने एक्वायर की थोड़ी एक्स्ट्रा लैंड्स और पूरे एरिया को डिमार्केट कर दिया गया है। ज़बरदस्त रोड्स पाइपलाइंस डाल रहे हैं और आपको वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर हो जाएगा, तो ये आपका एरिया पोल्यूट ना, आपका लैंड वाटर पोल्यूट ना हो। तो इस तरीके से वो लोग पूरा सिस्टम करके कंपनीज को वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जब कंपनी शिफ्ट होंगी तो उनको पोल्यूशन इशू नहीं रहेगा और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से लोग कर सकें। तो जैसा आप नए कंपनीज के लिए तेलंगाना के मिनिस्टर्स जाके प्रोडक्शन पूरा वो दे रहे हैं, आप क्या बोल सकते हैं, एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि और 1-to-1 कंपनीज के मैनेजिंग डायरेक्टर से वगैरह से बात करके, जैसे अब हमारे क्लाइंट्स भी है उनसे भी जो है UK में वगैरह में यहाँ के मिनिस्टर्स जाके मिल रहे हैं और मिल के ये लोग प्रेजेंटेशन बाज़ाब्ता और 1-to-1 मीटिंग्स कर रहे हैं कि भाई आप और प्रोडक्शन हमारे पास लाइए, आप दूसरे कंट्रीज़ में क्यों करते हैं। अब आप अगर लंदन के हैं, अगर आप जो है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में कर रहे हैं, अब जबकि वहाँ पे वॉर टोन एरिया हो गया, आप वो जो भी केमिकल फैक्ट्रीज है हमारे पास शिफ्ट करिए, जो फार्मा फैक्ट्रीज है हमारे पास शिफ्ट करिए, हम वो दवाएं बनाएंगे, हम यहाँ से बना के आपको भिजा सकते हैं। या फिर जो है आप आपकी फैक्ट्री लगा लिए, हम आपको ज़मीन देंगे वहाँ पे फ्री में या इजी इंस्टॉलमेंट्स में, और फिर आप वहाँ पे हम आपको टैक्स के बेनिफिट्स देंगे यहाँ पे बनाने से। तो ये सब दे रहे हैं। और जब एक क्लस्टर में एक एरिया में आ जाता है तो फार्मा में क्या है, आपको अप्रूवल्स का बहुत प्रॉब्लम होता है जी। कि आपके एनवायरनमेंट का अप्रूवल बहुत मुश्किल होता है, दूसरे अप्रूवल्स भी लेने पड़ते हैं, फिर आपको नेबरिंग में कोई रेजिडेंशियल एरिया है उनके इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो ये मैनेज करने के लिए, क्योंकि आप एक प्राइवेट कंपनी आप हज़ारों करोड़ रुपए डाल रहे हैं, तो आपको ये अप्रूवल्स के लिए बहुत जल्दी होना पड़ता है। तो अगर आप ऑलरेडी फार्मा एरिया में है तो आप जस्ट जाइए, टर्नकी पे आपका काम चालू हो जाएगा जी। आप खाली ज़मीन लिए, आपको सारे अप्रूवल्स एक ही फाइल में इमीडिएट मिल जाएंगे जी, सीएलडीड के साथ। तो वो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होता है। तो उसके लिए बड़े कंपनीज आएंगे और काफ़ी जॉब जनरेशन होगा, बहुत सारे जॉब्स आएंगे यहाँ पे जी। आपने बात की थी क्लस्टर की, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे फैक्ट्री क्लस्टर्स भी आ रहे हैं, तो रीजनल रिंग रोड जो है हमारा, क्या वहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा कुछ होगा? जी हाँ, देखिए आउटर रिंग रोड एक बनी थी पहले, अब जो है ये रीजनल रिंग रोड प्लान किया गया है। ये हमारे CM KCR का
पेट प्रोजेक्ट है कि ये रीजनल रिंग रोड निकाले। क्यों, क्या कर रहे हैं ये लोग? चाइना जाके देखे हैं कि भाई देखिए चाइना में कैसा रहता है, एक टॉय जोन रहती है, मतलब टॉय के फैक्ट्रीज ही रहेंगे वहाँ पे, जितने भी है टॉय के फैक्ट्री। दूसरी एक जोन आती है कि भाई आपका फार्मा के रहेंगे, तो पूरे का पूरा फार्मा के ही रहेंगे। आप जाए किलोमीटर ना किलोमीटर चलिए, फार्मा के फैक्ट्रीज ही रहेंगे। फिर वैसे आपको डिफेंस जोन रहेगी, आपको एरोस्पेस जोन रहेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे भी पूरे एरोस्पेस जोन बनाई जा रही है। फिर जो है तो इसको एक कनेक्टिविटी देना है, तो इसको जो है रीजनल रिंग रोड से कनेक्टिविटी दे रहे हैं, दे के तमाम एरियाज बनाएंगे। और फिर क्या कर रहे हैं कि रीजनल रिंग रोड के पास, क्योंकि ये दूर है, आपको जो है सिटी से 50-60 किलोमीटर दूर है, तो सिटी से कोई जाने की जरूरत नहीं रहेगी। वॉक टू वर्क कॉन्सेप्ट करने हैं कि आप जो है वहीं काम करिए, करीब में आपका रेजिडेंशियल एरिया रहेगा, आप वॉक करके जा सकते हैं काम। और फिर बच्चों के लिए बेहतरीन स्कूल्स और हॉस्पिटल्स और सारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं कि आपको रहने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है पूरी वहीं हो जाएगी। तो अगर समझिए कोई नॉर्थ इंडिया से कोई एम्प्लॉय आया यहाँ पे वो रह रहा है, तो उसको बशीरबाग से, चार मीनार से उसको कोई ताल्लुक ही नहीं, बंजारा हिल से उसको कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो आएगा, वो वहीं पे रहेगा। समझिए आपको फार्मासिटी में वो काम कर रहा है, तो वहीं पे फार्मासिटी के करीब में ही रहेगा, और फिर वहीं से वो एयरपोर्ट जाएगा, फ्लाई करके घर चले जाएगा। तो इस तरीके से वो बना रहे हैं कि आपको छोटे छोटे एक इंडिपेंडेंट सिटी के टाइप बन जाए, और वो स्पेशलाइज करे वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए। इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए एक एरिया स्पेशल बना दिया गया। उस तरीके से हर तरीके का, अब टाइल्स के फैक्ट्रीज है, कंस्ट्रक्शन के जो आइटम्स होते हैं उसके बनाने का एक एरिया बना दिया। ऐसा इस तरीके से हर एक किस्म का अलग अलग क्लस्टर्स बना के ये कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं कि तो रीजनल रिंग रोड जैसे आते जाएगी उसके करीब में क्लस्टर्स भी रहेंगे, और फिर पूलिंग, लैंड पूलिंग के सिस्टम में लेकर आपको गवर्नमेंट लैंड लेगी डेवलपमेंट पे आपसे लेके आपको एक परसेंटेज 1000 गज 1200 गज, चूंकि करीब 5000 गज होता है एक एकड़ में। थैंक यू तारिक इमाम साहब हमारे शो में आने के लिए आज के दिन, और हमें तेलंगाना के बहुत सारे डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए। तो हम कंटिन्यू रखेंगे हमारा ये शो कारोबार नेक्स्ट वीक भी। तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मुंसिफ टीवी।